So hi guys, I'm here again after a long time, almost 5 months, just because I was busy in some work. मतलब जिसके लिए मैंने आईएलटीएस दिया उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहा था, प्रोसेस में लगा हुआ था मैं, तो उस बीच में टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। तो आज 5 महीने बाद अपनी एक वीडियो आ रही है, जो कुछ दो टॉपिक रह गए थे, आईएलटीएस स्पीकिंग और आईएलटीएस राइटिंग के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं था। तो आईएलटीएस स्पीकिंग को लेके ये वीडियो है, जिसमें मैं आज पर्टिकुलरली आईएलटीएस स्पीकिंग के बारे में ही बात करूंगा। आईएलटीएस राइटिंग की एक और वीडियो आएगी कुछ दिनों में, कल या परसों आ सकती है। तो आज बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आइल्स स्पीकिंग के बारे में। सबसे पहली बात तो गाइस, मैं इस वीडियोस में आपको डूज एंड डोंट्स दोनों बताऊंगा। यूट्यूब पे बहुत वीडियो है जो आपको बता रहे हैं आइल्स की टिप्स के, आपको क्या करना चाहिए, क्या मतलब कैसे कैसे आप अच्छे वो लेके आ सकते हो बैंड। बट मैं इसमें बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझसे कुछ गलतियां जो हुई आइल्स स्पीकिंग के एग्जाम में, वो गलतियां मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा और सारी चीजें बताऊंगा। कुछ गलतियां ऐसी भी होंगी जो आप जाके करोगे ही करोगे, बट शायद ये वीडियो देखने के बाद आप जाके ना करो। तो एंड तक देखना वीडियो को। तो स्टार्टिंग में करूंगा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं, नो इंट्रोडक्शन एंड ऑल। सबको पता ही है आइल्स स्पीकिंग में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में होता है इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में होता है क्यू कार्ड और पार्ट 3 में होता है डिस्कशन, जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेटेड विद द क्यू कार्ड सॉरी, मतलब क्यू कार्ड में जो तुमसे टॉपिक पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कशन होता है पार्ट 3 में, 3-4 क्वेश्चंस पे। और बाकी के 3-4 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें तुम्हें कुछ भी रैंडमली कुछ भी टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर तुम्हें डिस्कस करना होता है कि इसमें क्या कैसे ये सब चीज़ें। तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से, फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले मैं तुम्हें सिनेरियो समझा देता हूँ, जैसे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है। वैसे तो सारी चीज़ें मैंने अपने उसमें दूसरा वीडियो एक बनाया था मैंने पहले, व्हाट हैपेंड विद मी इन आइल्स एग्जाम, तो वो सब आप देखेंगे तो आपको सब पता चल ही जाएगा उसमें क्या क्या था। फिर भी मैं एक बार एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। आइल्स स्पीकिंग का जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये तो नॉर्मली एक होटल में एग्जाम होगा, डिपेंड करता है वो लोग कहाँ करते हैं, एक हॉल में या फिर किसी रूम में। जो मेरा एग्जाम हुआ था वो एक होटल के रूम में हुआ था। और इन्विजिलेटर जो होते हैं, दे हैव 3 और 4 इन्विजिलेटर फॉर एन एग्जाम। मतलब एक एग्जाम के लिए 3-4 लोगों को बुलाते हैं जो इंटरव्यूज लेंगे आपके। उसमें से नॉट ऑल ऑफ देम आर फॉरनर्स। ये सबसे पहली चीज आप इस चीज को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो आपके सामने आएगा वो फॉरेनर ही होगा। बहुत से बच्चों को ये इस चीज का भी डर रहता है कि यार फॉरेनर आएगा, मैं उसका एक्सेंट कैसे समझ पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्सेंट वो इतना स्लोली बोलते हैं कि आपको समझ में आ ही जाता है। और इन केस ऐसा भी होता है कि इंडियंस जो होते हैं वो भी होते हैं वहां पे, 2-3 इंडियंस होते हैं और 2-3 फॉरनर्स होते हैं, इस तरीके का होता है। माइन वॉज अ लेडी, इंडियन लेडी, मे बी शी इज फ्रॉम केरला, क्योंकि जो उन्होंने नाम बताया था मेरे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, उस हिसाब से वो केरला से लग रही थी। तो उन्होंने मेरा एग्जाम लिया था। तो स्टार्टिंग हुई जब मैंने आपको बताया था कि मुझे स्लिप मिली। स्लिप लेने के बाद मेरा नंबर आया, मुझे रूम में बुलाया गया कि आप यहाँ पे आ जाइए। रूम नंबर 402 था शायद। उस समय मैं गया, तो जैसे ही मैंने गेट ओपन किया और मैंने गेट बंद किया, आई वॉज अबाउट टू सिट, मैं बैठने ही वाला था, एंड शी स्टार्टेड सेइंग, हाई करण, दिस इज योर आइल्स स्पीकिंग एग्जाम, आई एम योर इन्विजिलेटर, माई नेम इज दिस एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर मार्किंग पर्पसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मैं बैठ नहीं पाया था, उससे पहले उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई विल से कि उस वक्त जो मेरी सिचुएशन थी, उस वक्त जो मेरा हाल था, वो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे बट बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो चुका था। लाइक दिस इज वॉट गोइंग टू हैपन। मैं घर से सोच के आया था, मैं बहुत काम था कि यार जाऊंगा, बोलूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, बट वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं भूल गया, क्योंकि उन्होंने एकदम ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया कि बच्चा होता है ना प्रेशर में आ जाता है, मैं उसमें प्रेशर में आ गया। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो मैं अपने दिमाग में लेके आया था वो भूल गया, एकदम लड़खड़ा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं बैठा, तो सबसे पहले तो जब मैं वहां गया तो एक टेबल रखी हुई थी, टेबल पे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस था। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू होता है वो किसी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक उनके पास डिवाइस होता है जिसमें वो हमारी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ओनली वॉइस। आपको मतलब कोई कैमरे से रिकॉर्ड करके नहीं लेके जा रहा, वॉइस वो रिकॉर्ड करते हैं जस्ट बिकॉज आफ्टर योर इंटरव्यू वो चेक कर सके कि आपने कहाँ गलती करी, क्या करी। और एक डायरी थी उनके पास, एक डायरी रखी हुई थी, पेन से उस डायरी पे वो मिस्टेक्स या मतलब कुछ भी अच्छा या बुरा वो उस पर लिख रही थी, जैसे जैसे मैं बोल रहा था। और उसके अलावा मतलब एक नॉर्मल टेबल एक रूम में, ये सिनेरियो था। तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ 90% स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, बिकॉज मोस्टली बच्चे यूट्यूब से प्रिपेयर करते हैं, यूट्यूब के हर दूसरे वीडियो में आइल्स स्पीकिंग की ये बताया जा रहा है कि वेन एवर योर इन्विजिलेटर आस्क यू अबाउट योर नेम, यू हैव टू से माई सेल्फ करण परमार। मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, सबसे करण परमार की नहीं कही जा रही। तो माई सेल्फ करण परमार एंड यू कैन कॉल मी करण, ये होता है। मतलब पूछता है इन्विजिलेटर व्हाट आई कैन कॉल यू, बट आपको वहां पे ये रिप्रेजेंट नहीं करना है कि आप घर से रट के आए हो। बहुत से स्पीकिंग के वीडियो में ये लोग बोल रहे हैं कि आप वहां पे जाके ऐसा बोलें, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। when she ask you she or he ask you what is your name, you just have to say my name is Karan Singh Parmar, that's my full name, Karan Singh Parmar, that's it.
शी इज नॉट गोइंग टू से, मतलब आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना, जो वो बोलेंगे उसका जवाब आपको देना है। मतलब बच्चे ये करते ना जाके, यू कैन कॉल मी दिस, यू कैन कॉल मी दिस। तो जब मैंने ये चीज़ बोली ना, मैं भी रट के गया था। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला माय माय नेम इज करण सिंह परमार एंड यू कैन कॉल मी करण। व्हेन आई वाज अबाउट टू से यू कैन कॉल मी करण, शी स्टॉप्ड मी। आई सेड यू कैन कॉल मी एंड शी स्टॉप्ड मी। शी डिडंट इवन अलाउड मी टू से माय नेम, बिकॉज वहां पे वो इन्विजिलेटर जो थी वो समझ गई कि ये बच्चा रट के आया, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। वो बीच में टोक नहीं सकती, मेरे को बोल नहीं सकती, क्योंकि चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर रिकॉर्ड हो रही हैं और वो कुछ बोल देंगी उसमें, तो फिर बाद में ये भी होगा कि आपने बच्चे को क्यों रोका है, मतलब ये सारी चीजें। तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया वो मूव मेरे सपोर्ट में था या मेरे अगेंस्ट था, जो भी था। बट आपको ऐसा नहीं करना भाई, ये गलती मैंने कर दी। आप जाओगे तो जब आपसे नाम पूछा है आप नाम बोलिए, जब वो आपसे पूछेंगे व्हाट आई कैन कॉल यू, तब आप बोलिए आप मुझे ये बुला सकते हो, नन्नू मुन्नू चुन्नू, जो भी आपको प्यार से बुलवाना हो उनसे। तो ये सीन है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम। ये मतलब ये 2-3 चीजें जो इंट्रोडक्शन के हैं, यू ऑल नो अबाउट दैट, हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये चीजें पूछी जाती हैं, लिटरली पूछी जाती है, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। और कभी कभी ये भी होता है कि वो आपसे तुरंत पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही पूछ लें कि आप जहाँ से हैं वहाँ का क्या फेमस है, वो क्यों फेमस है, या इस तरीके से वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसे इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे साथ किया था, आई डोंट नो आपके साथ करें या नहीं करें, बट मेरे साथ हुआ था। मैंने बोला आई एम फ्रॉम आगरा। ये चीजें आप रट के ले जा सकते हैं, मतलब ये तो आपसे पूछा ही जाएगा वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं रट के गया था कि आई एम फ्रॉम आगरा विच इज इन स्टेट उत्तर प्रदेश, द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये मैं रट के गया था। हालांकि ये भी मेरी गलती है, मुझे वहां पे कुछ भी ऐसा बोलना ही नहीं है जो कि पैराफ्रेज लगे, बट मैंने ये बोला। तो ये गलती आप नहीं करना। अगर आपको बोलना भी है कुछ, तो कुछ ऐसा वर्ड लेके जाइए, जैसे अब मैं आप मुझसे पूछा उन्होंने वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम फ्रॉम आगरा एंड इट्स इन मतलब थोड़ा सा आपको गैप लेना हल्का सा, ताकि इन्विजिलेटर को ये लगे आप सोच रहे हो, आप रट के नहीं आए हो। जहां आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया ना कि मैं सब कुछ रट के आया हूँ या स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन रट के आया हूँ, वहां बंदा समझ जाएगा। जब मैंने ये चीजें रटी रटाई बोली ना, तो उन्होंने अपनी डायरी में कुछ नोट किया। अब आई डोंट नो उन्होंने क्या नोट किया, बट कुछ तो किया था। तो मुझे मतलब मुझे अब रियलाइज होता है कि शायद मैंने ये गलती करी थी। तो आप ये गलती मत करना, कुछ भी रट के नहीं जाना है। जैसे मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम आगरा, तो उसके बाद मेरे को गैप लेना चाहिए था, आई एम फ्रॉम आगरा विच इज इन स्टेट उत्तर प्रदेश एंड द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इस तरीके से बोलना चाहिए था। मैंने क्या बोला, आई एम फ्रॉम आगरा विच इज इन स्टेट उत्तर प्रदेश एंड इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो साफ साफ रिप्रेजेंट कर दिया मैंने कि मैं रट के आया। पार्ट 1 में उन्होंने मुझसे एक और चीज पूछी थी, मतलब एक दो चीज पूछी थी कि टेल मी समथिंग अबाउट मिरर्स, हाउ कैन वी यूज मिरर्स एज अ डेकोरेटिव पार्ट्स, मतलब मिरर्स को डेकोरेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरे आगरा में गैलरी है, वहाँ पे सब मिरर्स को वास पे लगा के अलग अलग जगहों पे डेकोरेट करके और वो लोग यूज करते हैं। उन्होंने मुझसे एक और चीज पूछी थी, हाउ ऑफन डू यू लुक इनटू द मिरर। ये भी मैंने उन्हें बताया कि वेरी ऑफन, लाइक ऑलमोस्ट 100 ऑफ टाइम आ डे, इस तरीके से मैंने बोला था। और उन्होंने मुझसे पूछा था हाउ ऑफन डू यू टेक पिक्चर्स। तो ये 2-3 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे फर्स्ट पार्ट में पूछे थे। तो इसी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछे जाते हैं। तो इनके मतलब ये तो रैंडम टॉक है यार, इसके लिए तो हर एक बंदा प्रिपेयर ही रहता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कितना पिक्चर लेते हो, अपने खुद के फोटो लेते हो, तो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। तुम लेते हो तो बोल दो, और नहीं लेते हो कि नहीं भाई मैं ज्यादा फोटोज नहीं लेता, आई एम नॉट इनटू टेकिंग पिक्चर्स अ लॉट। तो इस तरीके से तुम कुछ भी एक बार एक सेंटेंस बना के बोल सकते हो। तो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट तक और सेकंड पार्ट क्यू कार्ड तक तो चल जाता है। जो डिफिकल्टीज मोस्टली बच्चों को आती है वो आती है थर्ड पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे जाके कन्वर्सेशन काफी हॉट हो जाती है। मतलब वैसे हॉट नहीं, ऐसा सीन हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है, क्योंकि चीजें रैंडम होती हैं और काफी जल्दी जल्दी होती हैं और लेंदी और होते हैं। आपको ज्यादा बोलना होता है हर एक चीज के बारे में। अब इसके बाद सेकंड गलती जो मैंने करी वो थी आई कांटेक्ट की। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब मैंने अभी बताया सिनेरियो में रूम में घुसा, उन्होंने सडनली बोलना शुरू कर दिया, तो आई वॉज अंडर प्रेशर। और उस प्रेशर में मैं उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब वो अगर मेरे सामने यहाँ बैठी हुई ना, तो मैं मतलब पीछे मिरर था उनके, तो मैं मिरर में देख के बात कर रहा था। मतलब मैंने लिटरली पूरे इंटरव्यू में उनसे सिर्फ और सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट किया होगा, वरना मैंने आई कांटेक्ट किया ही नहीं उनसे बिल्कुल भी। वो सामने बैठी तो मैं मिरर की तरफ देख के सारी बातें कर रहा था, कभी इस साइड कभी उस साइड। तो मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं आई कांटेक्ट अगर करता तो मेरी इंग्लिश इधर उधर हो जाती है। वो तो वैसे भी हो ही रही थी, मैं प्रेशर में आ चुका था। तो ये गलती आप मत करना भाई, आई कांटेक्ट करना। एंड मेरा मानना तो ये है कि कैसी भी सिचुएशन हो यू हैव टू बी काम। जो मैं नहीं कर पाया तुम करना, काम होके धीरे धीरे सारी चीज़ों का जवाब दो। अगर तुम इन्विजिलेटर को एज ए इन्विजिलेटर देखोगे कि भाई वो मेरा टीचर है या इन्विजिलेटर है, इंटरव्यूअर है, जो भी है, वो इंटरव्यू ले रहा है, तो तुम प्रेशर में रहोगे। आपको वहां पे जाके एक जनरल टॉक करनी है किसी बंदे के साथ। वो कोई इंटरव्यूअर नहीं है, वो कोई खुदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो
सिर्फ एक नॉर्मल टीचर है जिसका काम है तुम्हारा इंटरव्यू लेना, तो आपको जाके बस वहां से उनसे नॉर्मल बात करनी है, जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब देना है, आपको क्वेश्चन करना नहीं है अपनी तरफ से। बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट इसे बहुत बड़ा मतलब बच्चे इशू बना देते हैं जाने से पहले कि क्या होगा कैसे होगा, कुछ भी नहीं होता है। और हाइप भी बनी हुई थोड़ी आइल्स स्पीकिंग की, हालांकि आइल्स स्पीकिंग में बहुत अच्छे अच्छे बैंड बनते हैं लोगों के, मेरा नहीं बन पाया क्योंकि मैंने गलतियां ज़्यादा कर दी। मतलब बना तो ये सफिशिएंट बना, बट मेरे को लगता था कि मैं इससे अच्छा डिजर्व करता था। बट मैंने आपको बताया कि आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट अगर आप नहीं करोगे किसी भी बंदे से तो वो लगेगा ही नहीं कि आप उनसे बात कर रहे हो, उन्हें ये लगेगा आप किसी और से ही बात कर रहे हो, क्योंकि आप जब किसी से बात कर रहे हो उनकी तरफ देख नहीं रहे अनटिल और अनलेस आपको वो बीमारी नहीं हो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। ऐसा होता है ना कुछ लोगों को, ऐसे बाई डिजीज होती है बाई बर्थ के, वो कहीं और देखते हो कहीं और बात करते हैं, वो एक अलग सिनेरियो हो गया भाई। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें मेंशन भी कर सकते हो, जब आप अपना आइल्स स्पीकिंग का मतलब आइल्स का फॉर्म भरोगे ओवरऑल, तो उसमें डिसेबिलिटीज में आता है वो चीज़। जैसे आपको अगर स्टैमरिंग की बीमारी, अखलाने की बीमारी हो तो आप वो भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो आप अपने डिजीज उसमें लिख सकते हो, वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। अगर ऐसा केस नहीं है तो यू हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मेरे से ये गलती हुई, तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। इसके अलावा जो मैंने एक चीज़ बताई, जस्ट बी काम, ये हर एक यूट्यूबर बोलता है, हर एक बंदा यही बोलता है कि भाई तुम्हें काम रहने की ज़रूरत है, वहाँ पे शांति से रहना है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि वो लोग सही बोलते हैं यार, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम जितना काम रहोगे ना उतना माइंड तुम्हारा ज़्यादा काम करेगा। मैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जा चुका था कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, टू बी मतलब मैं सही बताऊँ, मेरे को आज भी याद है कि मैं खराब इंग्लिश बोल रहा था, मतलब प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को प्रेजेंट में। और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था लॉकडाउन से रिलेटेड, कि लॉकडाउन में क्या सिनेरियो था आपकी सिटी का, तो मैंने उसमें बोला मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। तो वहाँ पे होना चाहिए था मेनी पीपल वर सफरिंग बिकॉज जस्ट इट्स अ थिंग अबाउट पास्ट। तो मैंने वहाँ पे वो गलतियाँ करी क्योंकि मैं प्रेशर में था। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में लेके चले कि आपको काम रहना है, आपको कुछ मतलब नहीं है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, सिर्फ एक जैसे आप प्रैक्टिस करते हुए आते हो ना घर से, बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग जगहों से, तो जैसे आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो वही चीज़ है, वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है, तो सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्यू कार्ड का क्वेश्चन शुरू किया। मेरा क्वेश्चन था क्यू कार्ड में, नेम द इंटरेस्टिंग सिटी यू हैव विजिटेड रिसेंटली। मतलब ये तो एक ऐसा टॉपिक है इसके बारे में हर दूसरा बच्चा प्रैक्टिस करके ही करके जाता है, ये तो मैंडेटरी है, तो मैं भी करके गया था। मेरे को सिटी मालूम थी, मुझे उदयपुर के बारे में बोलना है, तो शी गेव मी अ पेपर एंड अ पेन, एक पेन और पेपर उन्होंने मेरे को दिया और बोला कि आपको ऐसे ऐसे कुछ भी कीवर्ड्स या कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, और आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ओके, तो 1 मिनट का टाइम उन्होंने मेरे को दिया, मैंने लिखना शुरू किया। मैंने लिखे कीवर्ड्स, हर बच्चा कीवर्ड्स ही लिखता है, कोई पूरा टॉपिक तो लिखने नहीं वाला कि भाई मैं ये ऐसे ऐसे बोलूंगा। बस आप अपना इंट्रोडक्शन मतलब ये लिख सकते हो उसमें पेपर में कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। द वे यू स्टार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक अगर आप अपने क्वेश्चन को एक अच्छा स्टार्ट देते हो ना और अच्छा एंड देते हो, तो बीच में आपने मैटर क्या बोला है वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि पहली लाइन से आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया अगले सुनने वाले बंदे को, तो उसमें अच्छा रहता है सिनेरियो। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने स्टार्टिंग तो मैं रट के मतलब रट के तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये स्टार्टिंग में कुछ बताती है किस तरीके से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज देयर एंड इट्स अबाउट व्हेन आई वाज इन उदयपुर एंड इट्स माय बर्थडे, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी एक अच्छा सा स्टार्ट आप अपने उसको दोगे ना आंसर को, तो वो बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे लगेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ बंदे में कुछ दम है। तो मैंने बोलना शुरू किया उदयपुर के बारे में, बोला बोला बोला। अब आई डोंट नो 1 मिनट पूरी हुई थी कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, लोगों को लगता है कि 1 मिनट बोलना ही बोलना होता है, और कभी कभी इन्विजिलेटर आपको रोकता नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट हो जाती है। सो इट वेरीज, मतलब डिपेंड करता है इन्विजिलेटर कैसा है। मेरा जो इन्विजिलेटर था ना, मतलब वो जो लेडी थी, उनको मतलब ही नहीं था क्या हो रहा है। नॉर्मली 10-15 मिनट में होता है आइल्स स्पीकिंग का एग्जाम, उन्होंने मेरा खत्म कर दिया 7 या 8 मिनट में, इतनी जल्दी। मतलब मैंने बोलना शुरू किया क्यू कार्ड के ऊपर अपना, मुश्किल से मुझे 20-30 सेकंड हो पाई, 30 या 40 सेकंड, एंड शी स्टॉप मी। मतलब मैं अपनी जो जो मेन बातें थी, जो वर्ड मैंने सोच रखे थे कि मैं ये डालूंगा, वो तो मैं बोल ही नहीं पाया, वो मैं बीच में डाल ही नहीं पाया। उससे पहले शी स्टॉप्ड मी। अब उन्होंने स्टॉप कर दिया तो उसके आगे आपको नहीं बोलना है, ये मैं चीज़ पर्सनली रिकमेंड करता हूँ भाई। बिल्कुल भी अगर वो आपसे कुछ बोल रहे हैं और कुछ ऐसा बोल दिया जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जैसे उन्होंने कुछ एक वर्ड बोला जो आपको नहीं समझ में आया, तो क्लियरली से मे आई बेग योर पार्डन, पार्डन इस तरीके से आप बोल दो, वो दोबारा बोल देंगे। बट ये चीज़ें ज़्यादा बार नहीं करनी है, क्योंकि इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, इंग्लिश में वो क्या बोल रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक ही हो जाओ कि जो वो बोल रहे हैं वो समझ में भी नहीं आ रहा और आप पूछ भी नहीं सकते, ऐसा भी नहीं करना है। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी क्यूरियस, मतलब आप अपने कान खोल के रखो कि आगे सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो।
तो उसने मुझे रोक दिया। फिर उसके बाद सडनली उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो वन बाई वन उसने क्वेश्चन पे क्वेश्चन फेंक फेंक के मारे मेरे। ऐसा लग रहा थप्पड़ मार रही है, 1 2 3, मतलब मैं बोलता जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, मैं भी बोले जा रहा हूँ, वो भी सुनते जा रही है, क्वेश्चन फिर पूछे जा रही है, फिर पूछे जा रही है। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे मुझे लगा शी वॉज वेरी सपोर्टिव। लाइक उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली, बट उस पर मैंने थोड़ा कम बोला था। तो मैंने थोड़ा कम बोला था ना, तो रिकॉर्डिंग चल रही तो उन्होंने मुझे इशारों में समझाया। उन्होंने इशारों में मुझसे बोला और बोलो, थोड़ा सा और बोलो। फिर मैंने उसमें 2 3 4 वर्ड ऐड किए, फिर उन्होंने मुझसे बोला रुक जाओ। तो ये मेरे को ये गेस्चर काफ़ी अच्छा लगा कि चलो सामने वाला सपोर्ट तो कर ही रहा है, वो भी चाहता है कि हमारा आइल्स का एग्ज़ाम निकले। और मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने तो इतना ज़्यादा हगा था ना एग्ज़ाम में। अगर मेरा 6 का बैंड बना था, अगर मेरा 6 का बैंड बन भी गया तो वो भी मैं बहुत समझता हूँ कि भाई बहुत सही बैंड बन गया, एटलीस्ट मैं निकल गया। वरना मुझे तो ये उम्मीद थी स्पीकिंग में मैं चला जाऊँगा। हालांकि स्पीकिंग मेरी इतनी बुरी नहीं है, बट फिर भी कुछ गलतियाँ हुई मुझसे। ये गलतियाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गई मुझसे गलतियाँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा वोकैब बहुत ज़रूरी है। वोकैब का सीन ऐसा है यार, वोकैब आप जितनी कर लोगे उतना आपके लिए हर एक सिनेरियो में सही रहेगा। वेदर इट्स अबाउट आइल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। रीडिंग में तो नहीं काम आती इतना, बट राइटिंग स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है। और लिसनिंग में ये होता है कि लिसनिंग में कभी कभी कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं जिनके बारे में अगर आपने पढ़ा होता है तो ही आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो वोकैब तो मस्ट है। वोकैब आप घर से जितना हो सके उतना प्रिपेयर करके जाओ। डेली वर्ड्स लिखो, 100 वर्ड्स लिखो, उनको पढ़ो, उनकी मीनिंग जानो, तो वो बहुत काम आएगा। जैसे अभी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में एक वर्ड प्लेथोरा। तो ये प्लेथोरा मैंने यूज़ किया था। ये वर्ड मतलब कुछ चीज़ें थी जो मैं रट के गया था, जैसे प्लेथोरा था, मेरे को लगा था कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटेंस में तो डालना ही है। तो वो मैंने डाला था दैट उदयपुर इज अ प्लेथोरा ऑफ लेक्स। लाइक सबको पता है उदयपुर को लेक सिटी बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं। तो मैंने ये लाइन डाली, उदयपुर इज अ प्लेथोरा, देव प्लेथोरा ऑफ लेक्स, बहुत सारे लेक्स थे वहाँ पे। और एक और चीज इसके साथ जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये होता है कि सब बोलते हैं ईडियम्स। ईडियम्स और वोकैब दोनों का सेम सीन है। आपको 2 अच्छे वर्ड वोकैब के डालने हैं और कोई 2 अच्छे ईडियम्स डालने हैं। वो कुछ भी हो सकता है ईडियम्स में, मतलब जैसे मैंने डाला था कि जब मैंने मतलब वहां पे क्लाइंबिंग करी, and when I was at the peak of the mountain, I was feeling like I'm on top of the world और I'm on cloud 9। तो इस तरीके से आप कुछ भी एक अच्छा सा ईडियम उसमें डाल के जो सिचुएशन के हिसाब से फिट हो जाए वो उसमें ईडियम डाल दो। और ये सब चीजें ना एग्जामिनर नोट कर लेता है। जैसे आपने 2 ईडियम डाले तो वहां पे उनके पास एक टेबल सी बनी होती है, उसमें टिक कर देते हैं हाँ बंदे ने ईडियम बोले। 2 अच्छे वोकैब के वर्ड डाल दिए तो वो भी टिक कर देते हैं हाँ बंदे ने 2 वोकैब भी डाले थे। तो ये सब चीजें ना इन दी एंड आपका बैंड इंप्रूव करने में बहुत मदद करती है। क्योंकि इंग्लिश तो हम सभी बोलते हैं, सभी टूटी फूटी इंग्लिश बोल ही लेते हैं, लेकिन कौन कितना फ्लुएंटली और कौन कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ना, वो मैटर करता है, उसका आइल्स निकलता है। तो वोकैब अपनी अच्छी करो, जितना हो सके उतनी अच्छी करो। और ईडियम्स कुछ हैं, जैसे मैंने तो अब एक कॉपी है मेरी, उसके पीछे मैंने करीबन 200 या 300 ईडियम्स लिख रखे थे। तो वो ईडियम्स ऐसे थे सिचुएशंस के हिसाब से, जैसे बहुत ज्यादा खुशी है तो उसके लिए जितने भी पॉसिबल ईडियम्स है वो लिख लिए मैंने। थोड़ा दुख है तो उसके लिए सारे ईडियम्स लिख लिए मैंने। फ्यूचर से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए ईडियम्स लिख लिए मैंने। तो इस तरीके से मैंने करीबन 100 200 ईडियम्स लिखे थे। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने सारे ही याद किए थे, बट हाँ हर एक टॉपिक में से मैंने एक एक ईडियम याद कर लिया था कि जहां मुझे ज्यादा अपनी खुशी रिप्रेजेंट करनी है वहां मैं ये वाला ईडियम डालूंगा, जहां मुझे सौरव रिप्रेजेंट करना है वहां मैं ये वाला ईडियम डालूंगा। वो चीज मेरे काम आई। तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है भाई, प्रैक्टिस तो जितना करो उतना कम ही है। तो आप ईडियम्स और वोकैब का ध्यान रखें, ईडियम्स और वोकैब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक और चीज मैंने ऐड करी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, थ्रू आउट द योर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट कुछ जो चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो है कनेक्टर्स। यूज गुड कनेक्टर्स। मतलब बहुत से लोगों की आदत होती है ना लाइक, यू नो, ये सारी चीजें बोलने की। ठीक है एक लिमिट तक ठीक है, जैसे बहुत से लोगों को तो आदत होती है हर एक सेंटेंस में यू नो और लाइक बोलने की। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। डू नॉट रिपीट वर्ड्स एट ऑल। वर्ड्स तो आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने। जितना आप वर्ड्स रिपीट कर रहे हो उतना आपका बैंड डिक्रीज हो रहा है। ट्राई टू यूज अ न्यू वर्ड एवरी टाइम यू स्पीक एनीथिंग। मतलब अब आप बोलोगे मैं हर बार नया वर्ड कहाँ से लेके आऊँ, मतलब जिस चीज का जो मतलब है वो तो आपको बोलना ही है, लेकिन जो कनेक्टर्स है ना वो अच्छे होने चाहिए। जैसे एक बार आपने लाइक बोल दिया, एक बार आपने यू नो बोल दिया, एक बार आपने ऑन दी अदर हैंड बोल दिया। इस तरीके से आप वर्ड्स को, सेंटेंसेस को इस तरीके से मिला मिला के चलो। ऐसा नहीं कि आप एक ही कनेक्टर को या एक ही वर्ड को बार बार हर एक सेंटेंस में रिपीट करते जा रहे हो। क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, वेदर इट्स इन राइटिंग और इट्स इन स्पीकिंग, दोनों में आपके बैंड डिक्रीज होते हैं। तो जितना कम वर्ड आप रिपीट करोगे उतना बैंड आपके अच्छे बनेंगे
और अच्छे कनेक्टर्स का यूज़ करो, कनेक्टर्स कहीं लिख लो किसी एक कॉपी में और उसमें सारे याद करते चलो कहाँ कौन सा कनेक्टर में किस सिचुएशन में कैसा कनेक्टर लगा सकता हूँ। बाकी कनेक्टर्स अच्छे होना और रिपीट ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जब क्यू कार्ड खत्म हुआ तो क्यू कार्ड के बाद वो आती है डिस्कशन पे, थर्ड टॉप मतलब जो थर्ड टॉप पार्ट होता है आइल्स स्पीकिंग का, उस पर वहीं डिस्कशन में उन्होंने क्या किया, 3-4 क्वेश्चन तो मुझसे पूछे थे उदयपुर से रिलेटेड ही, उदयपुर से रिलेटेड मतलब आप मतलब कुछ भी उल्टे सीधे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे उठा के पूछे, वही डिस्कशन था। फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछे रैंडम टॉपिक पर, नेचर को लेके, और आप क्या सोचते हैं जो बूढ़े लोग हैं उनका रहना कहाँ पे अच्छा है, आउटस्कर्ट्स में रहना ज़्यादा अच्छा है या सिटीज़ के अंदर, तो मैंने उसके बारे में बोला। तो वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें रैंडम होती हैं, लाइक मोस्टली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, तो वो रैंडम चीज़ों के लिए आपको मतलब ये रहना पड़ता है कि भाई कुछ अगर सामने वाला बंदा पूछ ले तो आप उसे एक अच्छे से आंसर में लिख के बोल दो, मतलब बोल के बता दो अगले बंदे को, उसके समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा काम ये है बस हमें इंग्लिश बोलनी है और ऐसी इंग्लिश बोलनी है सामने वाले बंदे को अंडरस्टैंडिंग हो। इवन आइल्स का जो मेन पर्पस है वो यही है, यही रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई हाँ इस बंदे को इंग्लिश बोलना आती है, सुनना आती है, लिखना आती है और पढ़ना आती है। तो ये चीज़ें आइल्स भी इसी वजह से होता है और आपको भी यही दिखाना है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो डिस्कशन हुआ मेरा और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने सबके धीरे धीरे करके जवाब दिए। धीरे धीरे तो नहीं बोलूंगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी ब्ला 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 वैसे करके जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, बोल रहा था, पर तो मैं ऐसे ही रहा था सब कुछ रट के आया हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला ओके थैंक यू करण, नाउ यू कैन गो, और फिर मैं चला गया, एग्जाम खत्म हो गया अपना। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मतलब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन ये भी होगा कि फ्रॉम वेयर वी शुड प्रिपेयर। वैसे तो देखो मैं आपको ये लगेगा कि इसके खुद 6 बैंड आए हैं और ये ज्ञान इतना दे रहा है, तो मैं उस बारे में ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि फेलियर्स जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा अच्छी राय दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। क्योंकि जो सक्सेसफुल है उसको तो पता ही ना भाई सक्सेस कैसे मिलती है, वो किसी से शेयर नहीं करेगा। तो मुझसे जो गलतियाँ हुई वो मैंने आपको बताई। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस मैंने ही बहुत करी थी। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये टॉक टू योर सेल्फ, मतलब जो लोग बोलते हैं कि मिरर में खुद को देखो, खुद से बातें करो, हाँ वो बहुत ज़रूरी होता है। और खुद से बातें करो हमेशा, नॉट नॉट ओनली व्हेन यू आर लुकिंग इनटू मिरर। आप कहीं भी खड़े हो ना, नॉर्मल चल भी रहे हो तो भी खुद से बात करते हो चलो, इंग्लिश में खुद से बात करते हो चलो, वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं इन दी एंड आपको। मैंने ये चीज़ बहुत करी थी, मतलब मैं कहीं कुछ भी कर रहा होता था ना तो मैं उस वक्त खुद से इंग्लिश में बात ही कर रहा होता। और अगर मेरे साथ कोई मुझसे कोई इंग्लिश हिंदी में सेंटेंस बोल देता था ना, जैसे मेरी फैमिली में किसी ने बोल दिया, दोस्तों ने किसी ने बोल दिया, तो मैं ये सोचता था कि मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे बोल सकता हूँ, और मैं हमेशा वैसे ही मतलब करता था। किसी ने मुझसे हिंदी का वर्ड बोला तो मैं तुरंत उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने दिमाग में लेके आता था। तो इस तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्रीज होता है, मतलब आपका सोचने की, वो बोलते हैं ना कि हमारा दिमाग इंग्लिश सोचता ज़्यादा है लेकिन हमारा मुंह कम बोल पाता है, तो वो इसी चीज़ से खुलता है जब आप ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हो। नॉट ओनली कि आपके दिमाग में आया, आपने ट्रांसलेट कर लिया, वो अपने दिमाग में रखा, नहीं, दिमाग में आने के बाद आपने उसे मुंह से प्रोनाउंस किया। प्रोनाउंसिएशन इज द बेस्ट पार्ट। अगर जितना आप प्रोनाउंस करोगे इंग्लिश को उतना आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी। और रीडिंग करो, रीडिंग आप जितना करोगे, स्पीड में रीडिंग करोगे तो आपकी इंग्लिश और फ्लुएंट होती जाएगी। आपको वर्ड्स बोलना आएगा, कौन सा वर्ड्स किस तरीके से, कौन सा वर्ड किस तरीके से बोला जाता है। और इसके अलावा कुछ पॉडकास्ट है जो मैंने शायद पुराने वीडियोस में भी बताया, कुछ पॉडकास्ट है, द रणवीर शो, डैन ऑक शो, स्पॉटिफाई पे डैन लॉक शो, स्पॉटिफाई पे है वो पॉडकास्ट, आप उसे सुन सकते हैं। उसमें क्या सीन होता है, उसमें स्पीकिंग वो जिस तरीके से करते हैं, एक तो आप वो सीख सकते हैं, और दूसरी चीज उसमें आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। मतलब वो लोग वर्ड्स इस तरीके से बोलते हैं, होते वो नॉर्मल वर्ड्स है, डेली हमारे कन्वर्सेशन में आते हैं, सामने आते हैं, हम उन्हें इतना नोटिस नहीं करते, बट उन्हें जिस तरीके से वो बोलते हैं ना, उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब सीखने को मिलेगा। और यार आइल्स स्पीकिंग जो होता है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट होता है आइल्स का। लिसनिंग के बाद, लिसनिंग सबसे ईजीएस्ट होता है अकॉर्डिंग टू मी, और उसके बाद आइल्स स्पीकिंग होता है। और स्पीकिंग क्या, ओवरऑल आइल्स का ये सीन है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल गेट ईजियर। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी चीज़ें अपने आप ही ईजी होती जाएंगी। जब आपको इंग्लिश बोलना आने लगेगा, जैसे किसी भी वर्ड को या किसी भी सिचुएशन को लेके आपके दिमाग में वर्ड्स आने लगेंगे, आप उन्हें प्रोनाउंस करने लगोगे, तो इंग्लिश स्पीकिंग हो जाती है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें कि आप ज़्यादा घबराओ उसको लेके, सिर्फ आपको नॉर्मल चीज़ें बोलनी है और बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, अपनी कमांड अगर आप ले लो किसी लैंग्वेज के ऊपर, तो बोलना बहुत ईजी है। बस प्रैक्टिस करते चलो, सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा धीरे धीरे कब ये सब सारी चीज़ें हो गई। बस प्रैक्टिस में जो मैंने आपको बताया कि वोकैब की प्रैक्टिस, ईडियम्स की प्रैक्टिस, और रीडिंग करना, पॉडकास्ट सुनना, और बहुत से मतलब एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मोस्टली यूट्यूबर्स और काफ़ी लोग भी ये बोलते हैं कि आपको वो करना चाहिए, इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए। देखो इंग्लिश मूवीज में मेरा मानना ये है कि इंग्लिश मूवीज ठीक है, अच्छा है, बहुत से लोगों की इंप्रूव होती है, बट मैंने कभी अपनी लाइफ में इंग्लिश मूवीज मतलब
ऐसे नहीं देखी, देखी तो है एक दो बार, बट ऐसे कभी इस पर्पज के लिए कभी देखी नहीं। क्यों नहीं देखी उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि आप इंग्लिश मूवीज अगर देख रहे हो ना तो उससे आप इंग्लिश सीख जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उनका एक्सेंट ऐसा होता है कि 90% वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उसमें आप सिर्फ सबटाइटल पढ़ रहे होगे। तो सबटाइटल ही पढ़ने तो आप बुक पढ़ लो, इससे अच्छा आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो वो मूवीज देखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश मूवीज वो किसी और ही वे में जाके देखते हैं, किसी और ही वजह से देखते हैं। बहुत से लोग होता भी होगा भाई, आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से तो मूवीज देखना मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि उसमें आपको इतनी नॉलेज इंप्रूव नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो मूवीज़ भी डिपेंड करती हैं, कहीं यूके का एक्सेंट है, कहीं यूएसए एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, कैनेडियन एक्सेंट है, अलग अलग जगह की मूवीज़ हैं, अलग अलग एक्सेंट है। तो आप किस एक्सेंट पे पर्टिकुलरली फोकस करोगे? आपको फोकस करना है वर्ड्स पे, और जब वर्ड्स ही पढ़ने, सबटाइटल्स ही पढ़ने, तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, किसी बुक से पढ़ सकते हो, तो उसके लिए मूवीज़ में जाना क्यों ज़रूरी है? तो मैं ये चीज़ मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि मूवीज़ में टाइम वेस्ट ना करो भाई अपना, ना मूवीज़ में ना वेब सीरीज़ में, क्योंकि मूवीज़ और वेब सीरीज़ में तुम स्टोरी में घुसते चले जाओगे, तुम्हारा इंग्लिश से दिमाग हट जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से हट जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी तुम्हारी पर्सनल चॉइस है तुम्हें क्या करना है, मैंने तो बस तुम्हें सजेशन ही दे सकता हूँ। एक और चीज़ जो मुझे लगता है तुम सबको ही ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। मतलब ये कोई मैं रिलेशनशिप को लेके नहीं बोल रहा हूँ भाई। एग्जाम देने जाते हो तो पहले से अपने दिमाग में कुछ चीजें सोच के मत जाओ कि ऐसा हो जाएगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, या कुछ भी सोचना नहीं है। ब्लैंक जाओ, ब्लैंक मतलब ये नहीं सब कुछ भूल ही जाओ, बट अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाओ। चाहे सामने तुम्हारा एग्जामिनर इंडियन आए, चाहे कोई फॉरेनर आए, तुम्हें फोड़ना है, तुम्हें अपने से मतलब है कि मुझे अपना एग्जाम अच्छा देना है। चाहे कोई भी हो सामने बोलेगा इंग्लिश ही, और तुम्हें भी इंग्लिश में ही जवाब देना है। इंग्लिश के अलावा वो कोई अफगानी लैंग्वेज बोलने नहीं वाला, रशियन बोलने नहीं वाला, वो कुछ अदर लैंग्वेज उसे अलाउ भी नहीं बोलना, वो बोलेगा भी नहीं, इंग्लिश ही बोलनी है। तो चाहे कोई भी हो सामने, तुम्हें क्या मतलब है, एक्सेंट वो ऐसा ही बोलेंगे ताकि तुम्हारी समझ में आए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। पहले से कुछ सोच के मत जाओ भाई कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब बहुत नॉर्मल होने वाला है। और ये जो हाइप है ना दिमाग में, हुआ जो है ना दिमाग में आइल्स का, कि आइल्स कैसा होगा कैसा होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। मेरे भी दिमाग में यही था, मेरी भी बहुत फटती थी कि क्या होगा कैसे होगा, बट कुछ भी नहीं होता। सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती है। तुम्हारे ही जैसे इंसान बैठे होते हैं वहाँ पे चारों तरफ, जो एग्ज़ाम ले रहा होता है वो भी तुम्हारे जैसा ही इंसान होता है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, और चीज़ों को नॉर्मलाइज करो, चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनाओ। सब कुछ होगा और अच्छे से एग्जाम निकलेगा। हर दूसरे बच्चे का आइल्स का एग्जाम निकलता है, एक दो महीने की प्रैक्टिस में निकल जाता है, कुछ बच्चे तो हफ्ते की प्रैक्टिस में निकाल देते हैं, वो भी इंसान ही है। तो डरने वाली कोई भी कहीं कैसा भी सीन है ही नहीं। तो या दैट्स प्रीटी मच इट। बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने आपको बता दी, जो जो मेरे साथ हुआ, जो जो गलतियां मैंने करी। अब मैंने कुछ इस तरीके से समर अप करके सब कुछ बता दिया आपको, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। अब ये आप देख लेना कैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आती है नहीं आती है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। आई एम वेरी गुड एट टेक्सटिंग। मैं आपको लिख के अच्छे से समझा दूंगा। वीडियोस में थोड़ा भी हाथ तंग है, मतलब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करा है मैंने, ये मेरा 14वां वीडियो है। तो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं अच्छा ही सजेशन दूंगा आपको। लास्ट की मेरी जितनी वीडियो सब पे 100 और 105 व्यूज हैं, उन्हीं 100 लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है फिर से, और आगे ही बनाता रहूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी और भी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, या कुछ भी ओवरऑल लाइफ्स में कहीं से भी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, किसी भी टॉपिक से, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मेरे को, यहाँ पे आ गया होगा इंस्टाग्राम पेज मेरा, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे। और उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, और नहीं भी पसंद आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ऐसे ही वीडियोस देखते रहे मेरी, और आगे एक दो वीडियोस और आने वाली हैं। आइल्स राइटिंग के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, जो कि मैं शायद कल परसों में ही बना दूंगा। और एक और वीडियो आने वाली है, उसके बाद फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, पर्टिकुलरली एक कंट्री को लेके, कि उस कंट्री में सारा प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। तो उन वीडियोस को भी आप देखना, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। ओके गाइस, थैंक यू।